हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की थी। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे थे, बल्कि सीसैट के टॉपिक को भी कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। सीसैट के अंतर्गत ये हमारी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 10 है। ऑलरेडी हमारी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 9 क्लासेस को देखा होगा और उनका नोट्स बनाया होगा। आज हम अपनी इस क्लास नंबर 10 में अपने रीजनिंग के एक नए टॉपिक पासे या कहें डाइस की शुरुआत करेंगे, जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा और तब ये हमारा पासा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आज हम काफ़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे कि पासे का क्या मतलब होता है, पासे के क्या प्रकार होते हैं और पासे को लेकर कौन कौन से नियम हैं। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अभी तक आपने जितनी भी पासे की क्लासेस यूट्यूब पर या अपने किसी भी महान अध्यापक के जरिए पढ़ी होंगी, उनसे कुछ आपको अलग मिलेगा और कुछ अलग सीखने को मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलें। तो बिना देरी के अपनी आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करें इससे पहले वही पुरानी बात कि आप में से जिन बच्चों के पास ये सिलेबस ना हो, श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात इस सिलेबस की क्या है कि इसमें हमने रीजनिंग के टॉपिक को काफ़ी माइक्रो रूप में दिखाया है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका कौन सा टॉपिक कवर हो गया है, अभी आपको कौन से और टॉपिक कवर करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने पहला टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन आपको पूरी तरह से कवर करा दिया। हमने आपको दूसरे टॉपिक के रूप में डायरेक्शन टेस्ट को पूरी तरह से कवर कराया। हमने आपको तीसरे टॉपिक में कोडिंग और डिकोडिंग को पूरी तरह से कवर कराया और फिर हमने आपको चौथे टॉपिक के रूप में कैलेंडर को पूरी तरह से कवर कराया। आज हम अपने नए टॉपिक पासे की शुरुआत करेंगे और कल की क्लास में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो ही ये टॉपिक 5वां ख़त्म होगा तो ही हम यहाँ पे छठे टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर की शुरुआत करेंगे और ये एक क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको काफ़ी अच्छे ढंग से डेप्थ में पढ़ा के ख़त्म किया जाए, ताकि इससे आने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। आप में से कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर जो हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी थी कैलेंडर की, उनका क्या क्विक रिवीजन कराएंगे। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको क्विक रिवीजन के अंतर्गत पहली क्लास में क्या बताया था, टोटल 3 क्लास आई थी कैलेंडर की। उम्मीद है आप में से अधिकांश बच्चों ने देख लिया होगा। प्रैक्टिस सीट उसकी हमने ऑलरेडी भेज दी है। जिनको ना मिली हो वो प्रैक्टिस सीट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मांग सकते हैं और उसे जाके सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको कैलेंडर में 3 क्लास पढ़ाई थी। 3 क्लास के अंतर्गत हमने टोटल आपको 10 नियम बताए थे, या कहें 10 टाइप बताए थे, या कहें 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट या कहें शुरुआत में बेसिक हमने आपको बताया था कि कैलेंडर क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या मतलब होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। फिर मैंने आपको पहला नियम बताया था कि किसी भी कैलेंडर में हमें साधारण वर्ष का पता कैसे करना है, हमें लीप वर्ष का पता कैसे करना है, इसके बारे में बताया था कि 4 से भाग देंगे, 2 डिजिट में अगर चला जाएगा तो वो लीप ईयर है, नहीं जाएगा तो हम कहेंगे साधारण है। अगर शताब्दी की बात आ जाए तो हमने बोला था कि 400 का भाग देंगे, ना कि 4 का भाग देंगे। लेकिन अब आपको मैंने यहाँ पे ही नियम बता दिया था कि अगर शताब्दी में भी अगर आगे के 2 डिजिट में अगर आप 4 का भाग दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो शताब्दी लीप है या नहीं है। जब ये नियम हो गया था तो दूसरा नियम आपको बताया कि अगर मान लो किसी भी नॉर्मल ईयर या कहें साधारण वर्ष का पहला दिन संडे है तो उसी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो मैंने बोला था संडे ही होगा। बट अगर लीप ईयर की अगर बात आ जाए तो एक दिन के अंतराल पर हम संडे को क्या कर देंगे, मंडे कर देंगे। क्यों कर देंगे, आपको ये पता है कि फरवरी 28 से 29 हो जाती है। ठीक है, तीसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। मान लो अगर कोई माह 31 दिन का है, हमें विषम दिन ज्ञात करने तो 7 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि 4 बार भाग जाता है 28 बार और 3 दिन हमें शेष बचते हैं, तो यही 3 हमारे ऑड डेज हैं। फिर हमने आपको चौथा नियम बताया था कि अगर किसी भी
किसी भी डेट का अगर हमें दिन निकालना हो, मान लो आपको निकालना हो कि 14 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने आपको डेट का कोड, मंथ का कोड है ना, आपको ऑड डेज का कोड ये बताया था। इसको मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था कि डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर आगे पीछे हो, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या लिखाया था, सेंचुरी कोड का। सेंचुरी कोड का फॉर्मूला क्या बताया था, 0642। जीरो में क्या होगा 1900, या फिर आप 0642 में शुरुआत कर सकते हो 1500 से, और 1500, 1600, 1700, 1800 करके ऐसे आप कोड निकाल सकते हो। इसी में मैंने ऑड डेज का एक कोड लिखाया था क्या, कि शनि जो है वो शून्य पे है। ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो कि शनि शून्य पे है, ठीक है। अब अगर शनि शून्य पे है तो संडे क्या होगा, 1 होगा, मंडे क्या होगा, 2 होगा। ऐसे करके आप पूरा का पूरा फ्राइडे तक का दिन निकाल सकते हो कि सर जो फ्राइडे होगा वो छठवें दिन होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको इसी में एक चीज़ क्या बताई थी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, ऊपर 5 आते हैं, मतलब 5 चीज़ें लिखनी होती हैं और नीचे 7 का भाग देना होता है। 5 में क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, मंथ कोड लिखना होता है, सेंचुरी कोड लिखना होता है, और आपको लीप ईयर लिखना होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। इसी में मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेंचुरी ये होती है, इसका लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं, तो 5 हो जाते हैं वहाँ पे। फिर मैंने आपको इसी में मंथ कोड बताया था। मंथ कोड क्या बोला था कि साधारण वर्ष का मंथ कोड होता है 144, 025, 036 और 146। लीप का आ जाए तो ये 2 चेंज कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, 03, और बाकी ये सेम रहेगा, ठीक है। जब ये बातें हो गई थी, ये सारे कोड वगैरह हो गए थे, तब मैंने आपको फिर एक नया नियम और सिखाया था। उस नए नियम के अंतर्गत क्या बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कैलेंडर का समान कैसे होना है, कैसे हम पता करेंगे कि इसका कैलेंडर सेम होगा, उसका कैलेंडर सेम होगा। तो मैंने इसके अंतर्गत आपको कोड के हिसाब से फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, कि कैसे हमें निकालना होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे आपको वर्ष ना दिया जाए, आपको सिर्फ इतना दे दिया जाए कि 14 दिसंबर को अगर सोमवार था, तो आप बताएं कि 28 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि 7 से आप भाग दे दो या 7 को जोड़ दो, तो आपको पूरा का पूरा वही दिन प्राप्त हो जाता है। जब ये हो गया, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अगर वर्ष पूछा जाए कि जो ये 2022 का कैलेंडर है, ये किस वर्ष के बाद या कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, सेम यही कैलेंडर होगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 के हिसाब से, शेषफल के हिसाब से आंसर आता है। अगर आपका 0 आंसर आए, शेषफल 0 आए, तो 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा। अगर 1 आए तो 6 वर्ष वहाँ पे ऐड कर दोगे, उसके बाद रिपीट होगा। अगर आपका 2 या 3 शेष आता है तो 11 वर्ष के बाद होता है। सीधी सी बात है, 28 वर्ष के बाद दुनिया का हर कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक। लास्ट में मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आज रविवार हो तो 61वां दिन निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 7 से हम भाग दे के तब निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी जब बातें हो गई थी तो कुछ फैक्ट लिखा दिए थे कि एक वर्ष में कितनी फरवरी आती हैं, 29 फरवरी कितनी बार आएंगी, 400 वर्षों में कितनी बार आएंगी, 2001 से लेके 2010 तक कितनी लीप ईयर होंगे। ये बेसिक छोटी छोटी बातें आपको बताई थी, और उम्मीद है कि आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ के अपना दिमाग स्वाहा किया होगा, ठीक है। तो इतनी बातें जब आपने पढ़ ली थी तो अब दोबारा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों ने क्लास की है, अच्छे से की है, उनको ये बातें मज़े की लग रही होंगी, और जिन्होंने नहीं की उनको लग रहा होगा क्या मास्टर बोल दिया 10 से 15 मिनट में, ठीक है। खैर, मेरा काम है पढ़ाना, क्लियर। तो अब आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करें। आज की शुरुआत का नाम क्या है, पासा। आपको 2 बातें यहाँ बता दूँ इस क्लास को शुरू करने से पहले, हालांकि कई बच्चे जानते हो, जितनी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, वो सारी मैं लिखा दूँगा। तो कोशिश ये करना, यहाँ जितने चित्र मैं बनाऊँ उन चित्रों को आप बनाते जाना, लिखते जाना, डायग्राम बनाना, ठीक है। बाकी मैं जो भी बोलूँगा कि मानक पासा क्या है, पासे के प्रकार क्या, वो सब लिखाऊँगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको, क्लियर। देखो, पासा जो है हमारा टॉपिक है, इससे यूपीएससी में क्या होता है कि आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। स्टेट पीसेस की अगर बात करें तो 3 से 4 प्रश्न कई बार आ जाते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि यूपीएससी में काफ़ी सिंपल और सरल प्रश्न आते थे। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता था क्लोज डाइस के बारे में, या कहें जो पासा होता है उसको क्लोज डाइस बोलते हैं, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देता था ओपन डाइस के बारे में।
बट अब यूपीएससी ने इसके पैटर्न को बदला है। मतलब जिस हिसाब से यूपीएससी ने इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न बदला, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब आप 2024 का पेपर दोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि सिंपल से पासा के बारे में बता दो कि इसका क्या अपोजिट होगा, क्या अपोजिट नहीं होगा, ये नहीं पूछेगा। थोड़ा डेप्थ में जाएगा। तो डेप्थ में जाने के लिए ज़रूरत होती है कि हमें इस डेप्थ के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और लास्ट में हमें पता रहेगा कि चलो अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर हम भूल गए हैं इसी फॉर्मूले से कर दें तो फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यूपीएससी ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया पासे में तो आप सॉल्व कर सको और जो बाकी आपके प्रतिस्पर्धी हैं वो सॉल्व करने से रह जाएं। देखो यूपीएससी का एक फंडा है, ठीक है, या दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम का एक फंडा है कि जो क्वेश्चन इजी होता है या कहें जो पढ़ा हुआ होता है उसमें उम्मीद की जाती है कि आप में से किसी का गलत ना हो, और जो क्वेश्चन टफ होता है या हार्ड होता है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि गलत भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरे को भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है। लेकिन मेरिट आपकी बनाती है ये इजी क्वेश्चन। अगर ये इजी 25 से 26 आपके गलत हो जा रहे हैं तो फिर टफ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो जो अगर इजी क्वेश्चन आ गया पासे पे तो सबका सही होगा, तो आपका भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर टफ आ गया तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन की लीड ले लोगे, और एक क्वेश्चन सीसैट में भाई साहब बहुत होता है। एक क्वेश्चन आप कह रहे हो आप 0.6 जो नंबर होते हैं ना ये भी बहुत होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 66 जिनके आते हैं, 66.66 नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा इसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा और 2 ही क्लास हैं, ज़्यादा क्लास नहीं है, और फिर आप खुद कहोगे कि हाँ सर अब मज़ा आया, ठीक है। तो पासे को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी दूसरी बात ये है कि ये जो डाइस का टॉपिक है इसको हमें 2 जगह पे पढ़ना होता है। एक तो अभी मैं आपको डाइस पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप पढ़ोगे। दूसरा इसी डाइस को आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता का जो टॉपिक आएगा वहाँ भी आपको पढ़ना होता है। तो अगर आपका कोई इत्र मित्र गण है ना, या आपका बैक ईयर का प्रश्न पत्र सीसैट का आप उठाते हो और आज आप ये डाइस पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करते हो और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। सर पहचान क्या है प्रोबेबिलिटी के और डाइस के क्वेश्चन में? तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख देगा कि इसकी आप प्रायिकता ज्ञात करो, इसकी आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। लेकिन डाइस के क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बात समझ नहीं आई। डाइस के क्वेश्चन में तो सर हमने यही देखा है कि उसमें हमको डाइस बना के दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो 3 है या यहाँ पे 4 हैं तो इसके विपरीत क्या होगा। नहीं भाई, डाइस के क्वेश्चन केवल ये फिगर पे ही डिपेंड नहीं होते हैं। डाइस के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं जो अब आएंगे। जैसे आपको डाइस के क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि मान लो अगर 2 पासों को एक साथ ज़मीन पे फेंका जाए, ठीक है, और ऊपरी सतहों का योग 7 आए, तो आप बताएं कि नीचे की सतहों का योग क्या आएगा। अब एक ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोबेबिलिटी में बदल देते हैं कि 2 पासों को एक साथ ज़मीन पर फेंका जाता है, तब इस बात की क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 7 होगा। समझ गए? क्वेश्चन दोनों देखो एक ही लग रहा है, लेकिन इसको इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डाइस से और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी से। ये अंतर बताना था, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप जब इस गहराई में उतरो तो आपको लगे कि हाँ आपने किसी से रीजनिंग पढ़ी है, आपने किसी से आज डाइस पढ़ा है। वरना 2-2 मिनट के वीडियो यूट्यूब पर पढ़े हैं शॉर्ट में, टीचर पढ़ा रहे हैं कि अरे आइए डाइस का एक तरीका बताते हैं और सारे डाइस सॉल्व, वो हम भी बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं ना आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो तो एक लेवल आपका दिखे दूर से कि हाँ हमको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए,
ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको पढ़ना है, यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब देखते हैं डाइस के टाइप को। डाइस के जो टाइप हैं, मतलब अब डाइस जो रीजनिंग का डाइस है, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होती क्लोज डाइस और एक होती है ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरीके से आपको डाइस दी जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको डाइस दी जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे आपको दिया जाएगा, ये ओपन डाइस होती है। ये चित्र आपको बनाने हैं सारे। ठीक है, क्लोज डाइस के अंतर्गत क्या होगा, क्लोज डाइस के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे चित्र दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको चित्र मिलेंगे। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये बन नहीं रहा होगा चित्र, देखो सिंपल सा है बनाना, है ना, ये चीज़ें सीखनी है आपको। सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, फिर एक लाइन ऐसे खींचो, फिर एक लाइन ऐसे खींचो, खींच दिया आपने। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन बड़ी खींचो थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे उससे थोड़ी छोटी और यहाँ पे उससे थोड़ी छोटी। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन से मिलाओ और इस लाइन को इस लाइन से मिलाओ, मिल गया। ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हम एक डाइस तो वैसे भी पढ़ते हैं, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कि सर वहाँ पे तो हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे करके हमने एक चित्र बनाया था इस तरीके से, और फिर हमने एक करके ऐसे चित्र बना दिया था, इसको ऐसे किया था, और यहाँ पे ये ऐसे डाइस, तो वो भी पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं 3D में और इसको हम बोलते हैं 2D में। ठीक है, मैं बताऊँगा इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी क्या ज़रूरत है, बट अभी आप फिगर बनाना सीखो। तो आपने देखा, इसको बोलते हैं क्लोज डाइस और इसको बोलते हैं ओपन डाइस। जो ओपन डाइस है इसमें आपको लगभग 2 से 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे। हालांकि ओपन डाइस जो होती है, मैं फिर से आपको बोल दूं, ये 11 प्रकार की होती है। मतलब किसी भी डाइस को ओपन हम कर सकते हैं कितने तरीके से, 11 तरीकों से। ये लिखाएंगे हम, परेशान मत हो, अभी बस जान लो। ठीक है, कि ओपन डाइस जो होती है वो 11 तरीकों से कन्वर्ट की जा सकती है। तो मैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बता दूंगा, तो चाहे 11 टाइप आ जाए, चाहे 22 आ जाए, चाहे 36 आ जाए, आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास में हम ओपन नहीं पढ़ेंगे, हम ओपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास या कहें कल की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस को। ठीक है, तो क्लोज डाइस के अंतर्गत अगर हम बात करें या कहें बंद पासा, हालांकि इसको बंद पासा या खुला पासा कभी नहीं लिखा जाता है, इस क्लोज को हमेशा पासा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप भी पासा ही लिखना। ठीक, इस पासे के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 2 पासे पढ़ेंगे। एक पासा जिसका नाम होगा मानक पासा, ठीक है, और दूसरा पासा जिसका नाम होगा साधारण पासा। साधारण पासे को ही बोलते हैं गैर मानक पासा। क्लियर, ये शब्द लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको गैर मानक की जगह साधारण पासा ही लिख के आता है। ठीक है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। साधारण पासा और मानक पासा, ये 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब ये पढ़ेंगे तो हमको ये कंफर्म पता चलेगा कि सर मानक पासा नाम की कोई चीज़ किताब में नहीं होती है, ये जीवन में होती है। मतलब जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो हमें पासा मिलता है वो मानक होता है। उसकी क्या परिभाषा है, क्या नहीं परिभाषा, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बस समझो। ठीक है, तो इसलिए मानक पासा जब किताब में आता ही नहीं तो इसके कोई नियम नहीं होते, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जान लेंगे, पहचान लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक, हम पढ़ेंगे किसको, साधारण पासे को या गैर मानक पासे को। और गैर मानक पासे या साधारण पासे के टोटल हमें पढ़ने हैं 3 नियम। ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला नियम होगा उसका नाम क्या है, निकटतम का नियम। ठीक है, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम का मतलब आप समझो, इसको बोलते हैं सन्निकट। सॉरी, मतलब इसका शब्द लिख लो, निकटतम की जगह सन्निकट। ठीक है, जैसे आपको ब्लड एंड रिलेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक शब्द मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सहोदर,
मतलब एक ही गर्भ से उत्पन्न। तो उसी तरीके का ये है निकटतम का नियम, सन्निकट। आपको निकटतम शब्द यूज नहीं करेगा यूपीएससी, सन्निकट यूज करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें जो हम नियम पढ़ेंगे उसका नाम होगा उभयनिष्ठता का नियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन रूल, है ना। तीसरा आप इसमें जो नियम पढ़ोगे उसको बोलेंगे घूर्णन का नियम, या कई बार इसको लिखते हैं चक्री नियम। ठीक है, घूर्णन का नियम या चक्री नियम। क्लियर। ये 3 नियम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जब ये 3 नियम हम पढ़ लेंगे तो हम जो बाजार में जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं या किताब में जितने भी आपको सवाल मिलेंगे वो सवाल आपके अधिकांशतः सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम केवल इतना पढ़ेंगे, इन नियमों को पढ़ेंगे, साधारण भाषा की परिभाषा, मानक भाषा की परिभाषा, इसको पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वहाँ पर फिर हम इसी साधारण भाषा का डाइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, और वहाँ पे फिर किसको पढ़ेंगे, वही सवाल कि 2 पासों को अगर एक साथ ज़मीन पे फेंका जाए, है ना, या 3 पासों को फेंका जाए, उनकी ऊपरी सतह का योग ये आता है तो नीचे का क्या होगा, है ना। ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी सब पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तब हमारा पासा भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देख लिया पूरा फ्रेम क्या है हमारा और किस तरीके से हमें इस फ्रेम को कवर करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब हम चीज़ों को लिखते हैं, है ना, और चीज़ों को समझते हैं। अब आप फिर से नए पेज से हेडिंग डालो, पासा डाइस। कुछ बच्चे ये मत समझना कि मैंने डी को स्मॉल में क्यों बनाया, ये मैथ है, यहाँ पे ये इंग्लिश के नियम, हिंदी के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लिखो पासा, ऐसे हेडिंग डालो, यहाँ पे लिखो पासा सामान्यता, पासा सामान्यता एक घनाकार त्रिविमी, त्रिविमी का मतलब होता है 3D डायमेंशन, 3D आकृति है जिसमें 6 फलक होते हैं, जिसमें 6 फलक होते हैं। घनाकार का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, मतलब आयत के रूप में नहीं होगा। ठीक है, जिसमें 6 फलक होते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि ये मान लो हमने आपका बनाया, है ना, अब ये को सारी बराबर हैं भुजाएं वर्ग के रूप में। ठीक है, तो ये जैसे आपका ये बराबर हो गया यहाँ पे। अब ये बराबर होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये डॉट डॉट करके लाइन बनाना आप ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये पूरी सीधी बनेगी। ठीक है, ये भी पूरी सीधी बनेगी, ये भी पूरी सीधी बनेगी, ये भी पूरी सीधी बनेगी, और ये वाली भी पूरी सीधी बनेगी। ठीक, ये जो डॉट डॉट है ना, ये है 3D, मतलब ये बैक में रहता है, ये हमें कभी सामने नहीं दिखता। ठीक है, तो हमने पूरा चित्र बनाया है तो ये 3D हो गया। अब इसमें जो पहली ये है इसको बोलते हैं पहली फलक। ठीक है, ये पहली आगे की हो गई। अब जब ये आगे की हो गई तो ऐसी इसमें क्या होगी, पीछे की फलक होगी, तो ये दूसरी फलक हो गई। ये ऊपर की हो गई तो ये कौन सी, तीसरी होगी। ऐसे ही यहाँ पे नीचे की फलक होगी तो ये कौन सी होगी, चौथी। और ये साइड वाली फलक कौन सी, पांचवी। और ये इस साइड वाली जो फलक होगी वो छठी। ये टोटल 6 फलकें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, या मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये सारे चित्र बनने हैं, शक्ल नहीं देखनी है केवल। ठीक है, ये जैसे आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपने इसको यहाँ से, ठीक है, ऐसे आपने बनाया। मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया 1, ये 4, ये 5। क्लियर। अब ये जो हो गई इस तरफ वाली वो होगी 6। ठीक है, इस तरफ वाली होगी 6। ये जो इसके बगल वाली होगी ये होगी 2 मान लेते हैं। और ये जो नीचे वाली फलक है ये है 3। तो अब आपको समझ में आ गया, 3 तो ये दिख रही हैं और 3 हमको नहीं दिख रही। मतलब क्या है कि जब भी हम 3D का चित्र बनाएंगे तो 3 जो उसकी फलकें हैं वो हमें नहीं दिखेंगे,
हमें केवल 3 ही फलकें दिखेंगी और वही 3 फलकों पे ही प्रश्न हमसे यूपीएससी में बनता है। ठीक, अब अगर कोई व्यक्ति हमसे कहेगा सर इस पासे को आप खोल दो, तो अगर इस पासे को हम खोलेंगे, हालांकि मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि अगर इसी पासे को हमने खोल दिया तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि जो इस तरफ वाली ये वाली फलक थी हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको किया खोला तो ये वाली आ गई, 1 नंबर पे आ गई और 1 के साथ यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, 5 वाली आ जाएगी, तो 2 1 5 हो गई। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 4 वाली फलक है तो हमने 4 वाली यहाँ फलक कर दी, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे वाली आएगी तो नीचे वाली कौन सी है, 3 नंबर फलक, और फिर 3 के नीचे कौन सी आएगी यहाँ पे, ये 6 नंबर। अब अगर हमें बनाना हुआ ये डाइस तो हम इसको एक कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो खुला पासा, ठीक है, ये आप लिख सकते हो बंद पासा। क्लियर, इतनी बातें। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो 3D है, अभी मैंने बोला था कि 3D हमारा ओरिजिनल में काम करता है, लेकिन किताब में हमें जो बनाने होंगे वो हमेशा 2D डायमेंशन के बनेंगे। 2D का मतलब ये होता है कि हमें किताब में केवल और केवल 3 फलकें आगे की दिखाई जाएंगी और बाकी की 3 फलकें हमको नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। और ये अच्छे से बनाना है, कुछ बच्चे ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे 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 मत बना देना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। कुछ चीज़ें मैथ में सम्माननीय है, उनका सम्मान देना सीखो, है ना, अच्छे से बनाओ, ऐसे करके प्रैक्टिस लगेगी लेकिन बनाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे हमेशा 3D में ना सही 2D में आपको चित्र हमेशा मिलेगा, ठीक। और इसी 2D के आधार पे हमें चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो, जब हम किताबों में प्रश्न देखते हैं तो वह 2D होते हैं, तो वह 2D आकृति के होते हैं, अर्थात उसमें हमें अधिकतम 3 फलकें का मतलब समझ रहे हो, साइड या परत, ठीक है। 3 फलकें ही दिखाई पड़ती हैं, मतलब अधिकतम। हो सकता है कई बार 2 दिखाई पड़े तो 2 से कोई फायदा नहीं, लेकिन अधिकतम हमें 3 ही दिखाई पड़ती हैं, 3 फलकें दिखाई पड़ती हैं और शेष 3 छिपी होती हैं, जिनका हमें उत्तर ज्ञात करना होता है। भाई तभी तो प्रश्न आएगा, उत्तर ज्ञात करना होता है, मतलब ये एक तरीके का जादू वाला प्रश्न है कि आपसे कुछ चीज़ें छिपा दी जाती हैं और कुछ चीज़ें सामने दिखा के आपसे फिर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जब हम किताबों में प्रश्न देखते हैं तो वह 2D होते हैं, 2D आकृति के होते हैं, अर्थात उसमें हमें अधिकतम 3 फलकें दिखाई पड़ती हैं और शेष 3 छिपी हुई होती हैं, जिनका हमें उत्तर ज्ञात करना होता है। क्लियर। अब दूसरी बात, एरो लगा के लिखना, ठीक है। अब थोड़ा मैं तिरछा लिखूंगा क्योंकि स्पीड में लिखना है। एक पासे में किसी भी एक फलक, ठीक है, यहाँ पे लिख लो परत या इंग्लिश में लिख लो साइड, ठीक है। एक पासे में किसी भी एक फलक या परत या साइड के सन्निकट, ठीक है, ये शब्द लिख लेना। सन्निकट का मतलब लगे हुए का मतलब निकटतम, ठीक है, या इसको स्लैश करके लिख लो निकटतम, ठीक है। निकटतम का क्या मतलब हुआ, निकटतम का मतलब ये हुआ, रुको मैं चित्र ही बना के फिर से दिखा देता हूँ, है ना। निकटतम का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ये चित्र बनाया, ठीक है, ये चित्र आपने बनाया तो ये जैसे मान लो कोई एक फलक है तो इसकी निकटतम फलकें कौन सी हुई, ये और ये 2 फलकें हो गई निकटतम,
ठीक है, क्योंकि ये इनसे जुड़ा हुआ है तो इनको हमने निकटतम फलकें बोला। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, एक पासे में किसी भी एक फलक के सन्निकट या निकटतम निकटतम या लगे हुए चार फलकें होती हैं और उसके और उस और एक फलक के विपरीत और रुको रुको यहाँ पे गड़बड़ हो गया, और किसी भी एक फलक ना, इसको इरेज कर दूं, क्या हो गया भाई इसको, ये बेचारा कई बार परेशान हो जाता है ना आप लोगों को देख के। निकटतम चार फलकें होती हैं और किसी भी एक फलक के विपरीत में एक ही फलक होती है। मतलब समझो, आप मुझे एक बात बताओ, ये दो यहाँ पे आगे की निकटतम हो गई तो दो क्या हो गई, पीछे की निकटतम हो गई। ठीक है, तो दो ये हो गई, दो उधर की हो गई चार, और एक ये ऊपर पाँच, तो पाँच हो गई, बची कौन सी, एक। तो इसके नीचे कौन होगी विपरीत में, एक ही तो होगी, है ना। ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। या फिर मान लो आप एक तरीके से ऐसे ये वाला चित्र बनाओ 3D वाला, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप ये एक 3D वाला चित्र बनाओ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चित्र बनाओ आप, ठीक, ऐसे करके। यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है ना, ये ऐसे करके चित्र बनाओ। अब आपने ऐसे चित्र बनाया तो ये जो पहली फलक है, ठीक है, और ये इसके जो नीचे है, ये क्या हो गई, विपरीत। अब ये विपरीत हो गई तो ये एक बगल वाली हो गई, एक ये बगल वाली, एक उसके पीछे बगल वाली, और एक ये साइड बगल वाली, तो चार इसके बगल वाली हो गई। ये आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी क्योंकि आगे आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए, अब इतनी बातें जब आप समझ गए तो अब हम कुछ चीज़ें और लिखाते हैं, मतलब परिभाषाएं अब लिखाते हैं। ठीक, एक बात और लिख लो आप, विपरीत फलक को सम्मुख फलक भी कहते हैं। मान लो जैसे सन्निकट आ जाए या सम्मुख आ जाए तो दोनों का अंतर पता होना चाहिए। सम्मुख का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, कहते हैं। विपरीत फलक को सम्मुख फलक भी कहते हैं, या कहें अपोजिट, सारे शब्द याद होने चाहिए, अपोजिट फलक कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख लो फिर आगे, अपोजिट इज इक्वल टू सम्मुख, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं से फंसाएगी हिंदी मीडियम के बच्चे को। ठीक है, तो इतनी बातें आपने लिख ली। चलिए, अब लिखते हैं मेन मुद्दा, हेडिंग डालो दूसरी, पासा के प्रकार। ठीक है, पासा के प्रकार। पहला पासा कौन सा होता है, मानक पासा। लिखो ऐसे हेडिंग, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा लिखो साधारण पासा, है ना, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, STANDARDDICE। ठीक है, ये बातें इतनी आपने लिख ली। हेडिंग डालो मानक पासा। अभी आपको पता है कि मानक पासे के बारे में मैंने क्या बोला था, कि मानक पासा केवल लूडो में काम आता है ना, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं आता, किताब में उसका भी काम नहीं है। ठीक है, लिखो मानक पासे के बारे में। मानक पासा
मतलब नहीं, लिखो ऐसा पासा, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो फलकों, सॉरी, जिसके किन्हीं दो ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो विपरीत या क्या सम्मुख, जिसके किन्हीं दो विपरीत या सम्मुख फलकों के अंकों का योग 7 होता है, 7 होता हो, या फिर फलकों का योग 7 होता हो, या फिर उनके सन्निकट या निकटतम फलकों का योग 7 कभी न होता हो, मानक पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो विपरीत या सम्मुख फलकों के अंकों का योग 7 होता हो, या फिर उनके सन्निकट फलकों का योग 7 कभी ना होता हो, मानक पासा कहलाता है। मतलब यहाँ पे 2 परिभाषाएं दी गई हैं, तो दोनों को ध्यान से समझना आप। ये कहना क्या चाह रहा है? ये आपसे कहना ये चाह रहा है कि मान लो हमने एक ऐसा पासा बनाया, मतलब पासा क्या बनाया, ऐसा पासा होता है बाज़ार में, ठीक है। आपके पास अगर हो तो आस पड़ोस के बच्चों से मांग लो, या पुराने डब्बे में पड़ा हो तो वहाँ से निकाल लो, ठीक है, या रबर में आप लिख लो ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये आप एक पासा देख रहे हो, ठीक है, इसमें कितनी फलकें हैं? 6। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6। ये 6 से ज़्यादा हम कभी नहीं लिखते। तो हमने मान लिया कि ये जो आगे की फलक है, ठीक है, ये आगे एक फलक है, इसको हमने 1 लिख दिया। आगे की जो फलक है हमने यहाँ पर क्या किया? 1 कर दिया। इसके जो उस तरफ फलक है या पीछे वाली, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। तो हमने उसको 6 बना दिया, ठीक है। ऐसे ही तो होता है, 6 बना दिया, ठीक। ध्यान से देखना, ये जो हमारी फलक है इस साइड वाली, इसको हमने 2 लिख दिया, ठीक है, इसको हमने 2 लिख दिया। तो इधर वाली जो साइड की फलक होगी वो कितनी होगी? 5। इसको हमने 5 ऐसे बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो ऊपर वाली फलक है इसको हमने 3 कर दिया, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो नीचे वाली फलक है ये कितनी हो जाएगी हमारी? 4, ठीक है। ये भी बनाना है चित्र, ये भी बनाना है। क्लियर? हमने इसको यहाँ पे इसको हमने 4 कर दिया, ऊपर वाला 3, ये हमारा 1 हो गया, पीछे वाला 6, ये 2, ये हमारा 5। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि ये और ये विपरीत जो हैं इनका जोड़ अगर 7 आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? मानक पासा। मतलब अगर 1 2 3 ऊपर लिखे हों, नीचे आपके 6 5 और 4 लिखे हों, तो हम कहेंगे सर ये 6 और 1 मिलके क्या बना रहे? 7। सर ये 2 और 5 मिलके क्या बना रहे? 7। सर ये 4 और 3 मिलकर क्या बना रहे? 7। मतलब इनका जोड़ 7 आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये सर मानक पासा है। पहली बात आप समझ गए? चलिए दूसरी बात क्या कह रहा? दूसरी बात ये कह रहा है कि जब ये विपरीत 7 होंगे तो इनके अगल बगल के 7 नहीं होंगे जोड़। अगल बगल के 7 का मतलब क्या? अगल बगल का 7, जैसे ये 1 है,
ठीक है। बगल का क्या है 2, तो ये 3 हो गया, ये 5 है, ये 1 है, क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये अगल बगल के 7 कभी नहीं होंगे, ये कहना चाह रहा है। और अगर अगल बगल के 7 हो जाते हैं, ध्यान देना, अगर अगल बगल के 7 हो जाते हैं तो वो मानक पासा नहीं होगा, विपरीत में चाहे वो कुछ भी हो, फिर वो गैर मानक पासा होगा। ये भी परिभाषा आपको लिखाएंगे। जैसे गैर मानक मानक में क्या है, 2 कंडीशन है कि उनकी विपरीत 7 होगी, लेकिन आसपास की जो सन्निकट हैं वो 7 नहीं होंगी। लेकिन गैर मानक में क्या है कि सन्निकट की 7 होंगी, लेकिन विपरीत कुछ भी हो सकती है, 7 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कंफ्यूज आपको नहीं रखना है, कंफ्यूज मतलब नहीं होना है, ठीक है। अभी और नियम लिखाऊंगा, सवाल कराऊंगा, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी बस लिखो, ठीक है, समझो, मतलब एक बार में। अब यहाँ पे एक बात बतानी है, वो ये कि ये जो पासा है, ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ लिख लो, प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, बाजार में मिलता है। अब जो चीज़ बाजार में मिलती है वो यूपीएससी थोड़ा ना पूछेगी। बाजार में मिलता है, लूडो हमने खेला है, लूडो हमने इसी से खेला है। अब याद रहेगा आपको, लूडो हमने इसी से खेला है। क्लियर, इतनी बातें। चलिए अब यहाँ पे वही जो बातें, मतलब नोट में लिख लो, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, है ना, जब चित्र बना रहा था। क्या बताया था कि 3D का चित्र हमें नहीं दिया जाता, हमें 2D का चित्र दिया जाता है। तो 2D में क्या बोला था कि विपरीत की सतह हमें जो होती हैं वो कभी नहीं दिखाई पड़ती हैं, है ना। जैसे मान लो, पहले आप लिख लो, फिर मैं चित्र में दिखा दूंगा। लिख लो, विपरीत सतह कभी दिखती नहीं है, हमें नज़दीक की सतह, हमें नज़दीक या सन्निकट, यहाँ पे लिख लो सम्मुख, विपरीत सतह या सम्मुख सतह कभी दिखती नहीं है, हमें नज़दीक या सन्निकट की सतह दिखाई जाती हैं। जैसे प्रश्न आपको आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। प्रश्न आपको कुछ देखो, मैं ही गलत बना रहा हूँ चित्र ना, जब मास्टर ही ऐसा होगा तो अभ्यर्थी तो फिर उससे भी महान होंगे। ठीक है, ये मान लो। अब यहाँ पे आप देखो, ये ऊपर की सतह क्या इसके नीचे की दिख रही? नहीं, ये आपको क्या दिखाई जा रही है? सम्मुख दिखा, सन्निकट वाली दिखाई जा रही, ठीक है, ये सन्निकट सतह हैं, ठीक है। तो इसके सन्निकट है, मतलब इनको सन्निकट बोलते हैं, बगल की सतह बोलते हैं। क्लियर, चलिए इतनी बातें आपने लिख ली। अब इसी परिभाषा को आप अलग ढंग से लिख लो एक बार, ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि विपरीत का अगर 7 होगा तो बगल का 7 नहीं होगा, तो इसी परिभाषा को रिवर्स कर लो कि जिन पासों में विपरीत या सम्मुख या अपोजिट का जोड़ 7 होता है, वहाँ नज़दीक, सन्निकट या लगे हुए, ठीक है, फलकों का जोड़ 7 कभी नहीं हो सकता, 7 कभी नहीं हो सकता। अर्थात अगर 2 सन्निकट सतहों का जोड़ 7 नहीं आया, ये शब्द ध्यान रखना, 7 नहीं आया तो 100% कि वो विपरीत 7 आएगा, ठीक है। 7 नहीं आया तो वह मानक पासा होगा,
ठीक है, तो वह मानक पासा होगा। उम्मीद है आपने इतनी बातें लिख ली। अब जब इतनी बातें लिख ली हो तो आप कुछ क्वेश्चंस बताना मेरे को, ठीक है, चित्र बनाओ और बताओ कि इनमें कौन सा मानक पासा है कौन नहीं मानक पासा है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अरे भाई, ये मान लो आपके पास 3, 5, 1, ठीक है, ये आपको बताना है कि मानक पासा है कि नहीं है। दूसरा, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि मानक पासा है कि नहीं है। इसके बारे में आपको बताना है कि मानक पासा है कि नहीं है। ना, इसके बारे में आपको बताना है कि मानक है कि नहीं है। और ये अंतिम एक सवाल, कि ये मानक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हमने ये 5 सवाल दिए हैं। आप इन 5 सवालों को देख के बताइए कि इनमें कौन मानक है और कौन मानक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन का जवाब आपने दिया होगा। तो आपने क्या दिया होगा, दिया क्या होगा मतलब क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है। अगर हम सन्निकट का जोड़ करेंगे तो सर 5 1 कितना होता है, 6 होता है। मतलब इनका योग 7 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या परिभाषा पढ़ी, अगर सन्निकट का 7 योग नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, वो सर मानक पासा होगा। क्यों, क्योंकि विपरीत का 7 होगा ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा ये आपने देखा, तो दूसरे में आपने क्या देखा होगा कि सर 6 3 9 हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हो रहा 7 से, लेकिन यहाँ 1 और 6 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब 1 और 6 7 हो रहा, तो ये 7 हो जा रहा है सन्निकट का। तो सन्निकट का अगर 7 है तो विपरीत फिर 7 नहीं होगा, और जब विपरीत 7 नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो मानक पासा सर नहीं होगा। वो मानक पासा नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, गैर मानक पासा होगा। दोनों चीज़ें लिख लो स्लैश करके, गैर मानक पासा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो, देखो एक बात बताएं, फलक का मतलब तीनों फलकें हो जाती हैं सन्निकट में, है ना। तो ऐसे कि नहीं, 2 को आपको जोड़ना है फलकों को। तो 5 और 2 यहाँ पे भी 7 हो गया सर, 5 और 2 7। ठीक है, तो ये भी क्या है कि ये भी सर मानक पासा नहीं है। क्या होगा, ये गैर मानक पासा होगा सर। लिख लो दोनों चीज़ें, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो। अब यहाँ पे देखो 6 4 10 हो रहा है, इससे मतलब ही नहीं, ये हमारा 4 और 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये मानक पासा नहीं है। इतनी बातें आप अगर समझ पा रहे होंगे तो मुझे भी अच्छा लग रहा होगा, है ना, कि गैर मानक पासा। अब फिर यहाँ पे अगली चीज़ ये वाला, यहाँ पे देखो 4 2 6, 6 2 8 और 6 4 10। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ 6 बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ 7 आ ही नहीं रहा कहीं से भी, तो 7 नहीं आ रहा, तो हम सर कहेंगे ये क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, मानक पासा ही होगा। क्लियर इतनी बातें। अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो गैर मानक पासा आपको और इजी लगेगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ये नियम आपको लिखाया है, मतलब 2 फलकों वाला। ठीक है, जिन पासों में निकटतम या सम्मुख का जोड़, जिन पासों में विपरीत या सम्मुख अपोजिट का जोड़ 7 होता है, वहाँ नज़दीक, अच्छा वहाँ नज़दीक लगे हुए, यहाँ लिख लो 2 फलकों, है ना, नज़दीक लगे हुए 2 फलकों, ताकि ये कन्फ्यूज ना रहो। अगर अर्थात अगर 2 सन्निकट, यहाँ पे तो 2 लिखा दिया, लेकिन यहाँ पे ये मैंने 2 नहीं लिखा था, तो 2 लिख लो, है ना, कि 2 का ध्यान रखना है, 3 का नहीं वो करना है, नहीं तो फिर
गड़बड़ कर दोगे। ऊपर मैंने लिखाया है क्या 2, विपरीत सतह दिखती नहीं है, ये चलो बता दिया। ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो विपरीत या सम्मुख फलकों के अंकों का योग 7 होता है या फिर उनके सन्निकट, है ना, यहाँ पे भी लिख लो सन्निकट 2 फलकों का योग। मुझे लग रहा था मैंने कहीं पे मिस किया है। ठीक, तो ये बातें आपने लिख ली। अब लिखो दूसरा गैर मानक पासा, है ना, यहाँ पे हेडिंग डालो दूसरा गैर मानक पासा। क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, या क्या बोलते हैं साधारण पासा। ये भी लिख लेना साधारण, क्योंकि हो सकता है गैर मानक ना दे आपको, साधारण पासा दे दे लिख के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या होता है? ये वही होता है जो मानक नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो निकटतम संख्याओं या निकटतम सतहों का योग 7 हो, है ना, और विपरीत में कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो लिख लो यहाँ पे ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटतम या सन्निकट या लगी हुई, है ना, लगी हुई, जहाँ लगी हुई लिखा था वहाँ लगी हुई कर लो, है ना, निकटतम या सन्निकट या लगी हुई सतहों या फलकों, सतह बोलो या फलक बोलो एक ही चीज़ है, फलकों की संख्याओं का योग 7 हो, वह गैर मानक या साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। कुछ बच्चे सुनेंगे अरे बोर कर रहे हो, अभी मज़ा आएगा, अभी जब सवाल करोगे ना फिर लगेगा कि हाँ ये सब क्यों जरूरी था। साधारण पासा कहलाता है अर्थात गैर मानक या साधारण पासे में विपरीत फलकों या सम्मुख फलकों या सतहों का योग 7 ना हो, या कहें कुछ भी हो, गैर मानक कहलाता है। गैर मानक पासा कहलाता है। ये स्लैश के बाद साधारण लिख लेना, साधारण पासा कहलाता है। नहीं, गैर मानक के बाद स्लैश लगाओ और यहाँ पे लिखो साधारण। ठीक है, ये स्लैश और ये हटा दो। ठीक है, साधारण पासा कहलाता है। तो आप यह बात समझ गए कि क्या, कि सर 1 और 6, ठीक है, मतलब ये अपोजिट हैं अगर, ठीक है, अपोजिट 1 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे सन्निकट हैं उनका योग 7 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। एग्जाम्पल आप लिख लो कि मान लो, एग्जाम्पल क्या, पुराने वाले ही वैसे एग्जाम्पल काम कर जाएंगे आपके। ठीक है, अरे भाई क्या बन गया, ये हमने ऐसे किया। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 5 6, ठीक, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा कि सर ये 2 सन्निकट के आसपास की दिख गई, 2 और 5 7, मतलब ये क्या हुआ, गैर मानक हो गया। इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन देखा कि हमने सर ये बनाया, ठीक है, 4 6 1, यहाँ पे क्या दिखा सर, ये 6 और 1 दिख गया, 7 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने मतलब यहाँ पे एक पासा बनाया, ठीक है, 4 3 2। ठीक,
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ये 4 और 3 बराबर 7, ठीक है। तो ये तीनों क्या हुए, ये तीनों के तीनों सर हमारे गैर मानक हुए। लिख लो आप, गैर मानक पासा। देखो एग्ज़ाम में परिभाषाएं नहीं आएंगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर बना दिया यूपीएससी ने तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो गैर मानक पासा समझ गए। अब लिखते हैं इनके नियम। मानक पासे के नियम होते नहीं, मतलब अब मेन सवाल पे आते हैं, ठीक है। लिखो गैर मानक पासे के नियम, ठीक है। मूलतः 3 नियम है, मूलतः 3 नियम है। नंबर 1 निकटतम या सन्निकट का नियम। नंबर 2, अब लग रहा होगा जैसे तो सब सुना था, इसीलिए मैं पहले क्लास में सब बता देता हूँ कि अंदर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। उभय निष्ठता का नियम। तीसरा नियम मैंने क्या बताया था आपको, घूर्णन का या चक्री का नियम, ठीक है। घूर्णन का या चक्री नियम। और इसी के आगे इसी को लिख लो ब्रह्मास्त्र नियम, ब्रह्मास्त्र का नियम। क्यों ब्रह्मास्त्र मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपने लिख ली। चलिए पहले नियम को सॉल्व करते हैं, मतलब पहले नियम को देखते हैं क्या कहता है। निकटतम का नियम। अब बार बार सन्निकट नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। निकटतम का नियम ये क्या कहता है, ये कहता है कि पासे में जो संख्या निकटतम होती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। लिखो पासे में। अब यहाँ ये नहीं लिखाऊंगा कि मानक या गैर मानक, क्योंकि मानक पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब जितने भी पासे आपको किताब में मिलेंगे ना, जितने भी मिलेंगे, अधिकांशतः गैर मानक मिलेंगे। अधिकांशतः क्यों यूज किया, क्योंकि कई बार यूपीएससी मूर्ख बनाने के लिए मानक दे देती है और वहाँ पे अपोजिट पूछ लेती है। तो आपको उसका फॉर्मूला पता है कि अपोजिट में 7 होगा तो वो जाके मानक पासा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो एक जगह काम आएगा, 1-2 जगह, लेकिन फिर भी अधिकांशतः जो आएगा वो आपसे गैर मानक पासे पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप चाहे लिख लो यहाँ पे, वैसे मैंने ये तो लिखा दिया था कि प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जब गैर मानक पासा लिखो ना, जहाँ ये हेडिंग डाले हो गैर मानक पासा, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, नोट करके गैर मानक पासे के पहले, ठीक है। यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में मानक पासे पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, अधिकांशतः गैर मानक पासे से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः पुस्तकों में आपको जो भी प्रश्न दिखेगा वो गैर मानक पासा ही होगा, वो गैर मानक पासा ही होगा। एग्जाम्पल, किसी रंग, व्यक्ति, अक्षर, है ना, शब्द है ना, या प्रतीक का नाम। मतलब कोई रंग दे दे आपको कि बैंगनी, नीला, पीला, ये 3 सतह हैं, बाकी की सतह बताओ। या कोई प्रतीक दे दे आपको कि हैज, @ है ना, या प्रतिशत, और पीछे पूछे क्या होगा, या आपको ABCD दे दे, तो ये सब गैर मानक पासे होते हैं, ये कोई मानक नहीं होते,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ज़रूरी था बताना क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये निकटतम का नियम क्या लिखा रहा था मैं, निकटतम का नियम में लिखो पासे में जो संख्या निकटतम होती है, पासे में जो संख्या निकटतम होती है, निकटतम या सन्निकट, सन्निकट होती हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। मतलब क्या कहना चाह रहा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो क्वेश्चन में आपको एक पासा दिया है, ठीक है, पासे या तो देखो आपको 2 देगा या तो 3 देगा या तो 4 देगा। 2 पासे के सवाल थोड़े कठिन होते हैं, 3 पासे के सरल होते हैं, 4 पासे के बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। हालांकि कठिन का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कठिन क्यों होते हैं, क्योंकि किसी को ये सन्निकट का नियम नहीं पता होता था, इसलिए कठिन होते थे। तो अब आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि तो बहुत सरल है। ठीक है, 4 3 2 6 5 4। अब आप यहाँ पे क्या देखो, आप यहाँ पे देखो कि इसमें जो संख्या निकटतम है, निकटतम का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या है। आपने देखा सर यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन है। अब आप यहाँ देखो निकटतम कौन सी संख्या है, निकटतम सर यहाँ पे 3 2 है और यहाँ पे 6 5 है। तो ये नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या 4 के नीचे आएगी, जो भी आएगी, वो ना तो 2 होगी, ना ही 3 होगी, ना ही वो 6 होगी और ना ही 5 होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 होगी, ये नियम कहता है कि हम इसमें ये नहीं बता सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या नहीं होगा। मतलब 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। आप कहोगे सर इस नियम की ज़रूरत क्या है, इस नियम की बाबू ज़रूरत ये पड़ेगी जब लास्ट में आप सवाल करोगे, 4 क्वेश्चन आपको ऐसी मैप बना के दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा डाइस सही है या कौन सा डाइस गलत है। तो आपको फिर बताना पड़ेगा और उसके लिए इस नियम को याद रखना पड़ेगा, और उसी नियम से फिर आंसर एलिमिनेट होगा कि अरे सर यहाँ तो ये निकटतम वाली सतहों को विपरीत में दिखा दे रहा है, तो निकटतम वाली विपरीत होती नहीं है क्योंकि हमने ये नियम पढ़ा है। तो निकटतम वाली विपरीत होंगी नहीं तो हमारा आंसर इरेज हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। कौन, पहले बच्चे क्या करते होंगे, पहले बच्चे यहाँ पे ऐसे जाके क्वेश्चन कैसे आप लोग लगाते होगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपका जादू क्या चलता होगा कि सर यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है 4, अब इसको हम रोटेट कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे सर 3 आ जाएगा, ये सर 4 हो जाएगा नीचे, यहाँ सर 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। हम बता देंगे 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, यानी कि 4 के विपरीत 1 आ गया। मान लो अगर नहीं पूछ रहा है वो, तो तब कैसे बताओगे आप, है ना। तो तब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मुझे भी पता है आपको नियम आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में मत ले जाओ तुरंत। ठीक है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हमने पहले ये चेक किया कि सर ये पासा कौन सा है, तो हमको पता चला सर ये 4 + 3 है, यानी कि 7 है। और 7 का मतलब क्या होता है कि मानक पासा ये नहीं है। क्यों, क्योंकि मानक पासा कहता है अपोजिट का अगर 7 है तो मानक है, आसपास का 7 है तो मानक नहीं है। ठीक है, तो 4 का क्या नहीं हो सकता सर, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता सर, क्या सॉरी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आप नोट लिख लो, इस नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा हम यह नहीं बता सकते, यह नहीं बता सकते कि 4 के हम ये नहीं बता सकते कि दोनों पासों में उभयनिष्ठ फलक या
कॉमन साइड, उभयनिष्ठ फलक, दोनों पासों में उभयनिष्ठ फलक के विपरीत क्या होगा। लेकिन यह गारंटी के साथ बता सकते हैं, गारंटी के साथ बता सकते हैं कि कौन सा फलक विपरीत नहीं होगा, कौन सा फलक विपरीत नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो नोट, इस नियम का उपयोग तभी करेंगे जब कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो, जब कोई एक फलक उभयनिष्ठ हो। आगे एक नियम और मिलेगा, वो भी ऐसे ही काम करेगा, तो वहाँ पे एक फलक से ज़्यादा पे होता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा दिया यहाँ, मतलब इस नियम का उपयोग तभी करेंगे जब कोई एक फलक है ना उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो या सतह कॉमन हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, 4 कॉमन था। क्लियर इतनी बातें, तो ये बात आप समझ गए कि पासे में जो संख्या सन्निकट होती है या निकटतम होती है वो क्या होगी, वो विपरीत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखो क्वेश्चन। दिए गए 2 पासों के चित्र को देखकर बताएं कि सतह एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। ABCD 2 3 4 6। ठीक है, चित्र आपको क्या दिया जाएगा, चित्र आपको ऐसे दिया जाएगा। चित्र ये आपको मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि चित्र आपको नहीं मिलेगा, चित्र आपको मिलेगा। ये 2 पासे आपको दिए जाएंगे। थोड़ा चित्र अजीबोगरीब बन रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी क्लास कंप्लीट करानी है, कोई डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, ये आपको चित्र दिया गया, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उम्मीद है आप में से कई सारे बच्चों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। सबसे पहले क्या किया होगा, आपने चेक किया होगा कि मानक है कि गैर मानक है। तो आपने चेक किया, सर 3 + 4 हो रहा है, 7 हो रहा है, मतलब ये गैर मानक है। ठीक है, 6 + सर 1 हो रहा है, मतलब ये गैर मानक है। तो एक तो ये बात आपने चेक कर ली। ठीक है, मन को शांति देने के लिए। अब आपने क्या देखा कि सर विपरीत पूछा है, तो नियम याद करो एग्जाम हॉल में कि सर ने बोला था कि अगर एक उभयनिष्ठ होगा तो निकटतम का नियम लगेगा। अब यहाँ पे एक ही तो उभयनिष्ठ है, मतलब एक फलक है ना, एक फलक उभयनिष्ठ है और उसमें भी 1 नंबर वाली उभयनिष्ठ है। तो 1 नंबर वाली उभयनिष्ठ है, तो हमने देखा कि सर 1 नंबर वाली उभयनिष्ठ है। अब हम देख रहे हैं उसकी साइड की फलकें कौन सी निकटतम, तो देख रहे हैं 3 और 4 है, 5 और 6, मतलब कि 1 के विपरीत ना तो 3 आएगा ना तो 4 आएगा, 1 के विपरीत ना तो 5 आएगा और ना ही 6 आएगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 के विपरीत ना तो 3 आएगा ना तो 4 आएगा और ना ही 6 आएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि 1 के विपरीत 2 आएगा। तो जब हम इनको एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। समझ गए, तो हमें ये नियम याद रखना है। बाकी आप करो उससे भी उस तरीके से कॉमन लेके और फिर आगे पीछे वो करके, है ना, कि आप ऐसे कर लो, सर ये कॉमन हो गया, ये रोटेशन हमने कर दिया, और ये कॉमन हो गया, ये सर रोटेशन कर दिया हमने, और हम आंसर निकाल लें, तो ये भी ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप इस नियम से करो, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लो एक क्वेश्चन आपको और आ जाए। ठीक है, अभी मैंने जो लिखाया वैसे, दिए गए 2 पासों के चित्र में, 2 पासों के
चित्र में, दो पासों के चित्र में सी के विपरीत कौन सी फलक होगी, कौन सी फलक होगी? ए बी सी डी, ठीक है, डी ई एफ और बी। आपको चित्र दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे चित्र दिया ए बी सी सी डी और ये ई, ठीक है। आपको बताना है। तो अब यहाँ पे गैर मानक चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। आपने क्या देखा होगा कि सर इसमें एक कॉमन है फलक, कौन सी? सी कॉमन है, तो आपने सी को लिख लिया। अब आपको क्या पता है कि सर ए और बी नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ये इसके नज़दीक की फलकें हैं, तो ए बी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बी का तो अभी पता नहीं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इसके कौन सी फलक हैं, डी और ई, तो ना तो डी होगी और ना ही ई होगी, तो हमने डी को भी कट कर दिया, ई को भी कट कर दिया। एफ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो सर जब एफ दिया है तो हम एफ निकाल सकते हैं ना। अरे भाई, कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आपको फिर वो आंसर लगाना है कि ये सर 3 नहीं हो सकते, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन बचेगा वो होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। अभी इजी है, सरल है, मुझे पता है आपको आता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे फिर दिक्कत करेगा, ठीक। चलिए अगला नियम लिखिए। दूसरा नियम जो हमारा है कौन सा है? उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठता का नियम, ठीक है। लिखो, यदि पासे के दो चित्रों में दो फलक के अंक सॉरी, यदि पासे के दो चित्रों में दो फलकें या दो फलकों में अंकित प्रतीक, अंक या चित्र है ना, चित्र उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तब शेष बची इकलौती फलक अन्य अदृश्य फलक के शेष बची इकलौती फलक अन्य फलक के हमेशा ही विपरीत होगी, या कहें शेष बची दोनों संख्याएं, अंक या प्रतीक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूँ। इससे पहले एक चीज़ और लिख लो। इस नियम का उपयोग तभी करेंगे जब दो फलकें उभयनिष्ठ हों। पहले वाले में क्या किया था, एक फलक थी। जब दो फलकें उभयनिष्ठ हों, या कहें
दो प्रतीक अक्षर रंग नाम उभयनिष्ठ हो। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी अंक नहीं देगी, आपको दे देगा बैंगनी नीला पीला, आपको दे देगा कुत्ता बिल्ली शेर, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, मैं यूपीएससी की नस नस से वाकिफ़ हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो नस आप भी वाकिफ़ हो जाओ। ठीक, ये क्या कहना चाह रहा, अब इसको देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। मान लो आपको एक पासा दे दिया गया कुछ ऐसा, ठीक है, बनाओ साथ साथ। पासा दे दिया गया कि 2 3 5 ये है, और फिर एक पासा आपको ये दे दिया गया कि सर ये 6 2 3 है। ठीक है, अब यहाँ ये मत चेक करना कि ये मानक है कि गैर मानक है, क्योंकि यहाँ नियम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 फलकें कॉमन हो रही है ना, तो यहाँ नियम वो नहीं लग पाएगा, और हमें पता है कि गैर मानक पे क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पे क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे सर यहाँ पे 2 और 3 कॉमन आ रहा है, इसकी इंक हम बदल देते हैं पहले, है ना। आप यहाँ पे क्या देखोगे कि सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी 2 यहाँ पे भी 3 कॉमन है। तो ये नियम ये कहता है कि 2 और 3 कॉमन होने पर हम ये तो नहीं बता सकते इन 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो बाकी बचे हैं 5 और यहाँ 6, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ गए। जैसे उस वाले नियम में हम क्या बता सकते थे कि बगल वाली फलकों में से कौन विपरीत नहीं आएगा, मतलब जो एक उभयनिष्ठ होगी उसके विपरीत कौन नहीं आएगा, हम ये बता सकते थे। इस वाले नियम में हम ये बता सकते हैं कि जो 2 कॉमन हैं उनके विपरीत क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो शेष बच रहे हैं सर वो एक दूसरे के सर क्या होंगे, विपरीत होंगे। समझ गए, ये यहाँ पे जरूरी है, तो आप यहाँ पे इसको लिख लो। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। ये मान लो आपने देखा कि यहाँ पे ये 2 3 कॉमन है, यहाँ 2 3 कॉमन है, तो ये नियम क्या कहता है कि 5 हमेशा, है ना, 6 के विपरीत होगा, या 6 हमेशा विपरीत होगा। ठीक है, ये हमें पता रहेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता रहेगा कि सर 2 और 3 के उसमें कौन आएगा, और वो हमसे पूछेगा भी नहीं। ठीक, अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप बताइए। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये 6 है, यहाँ पे सर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, मान लो आपको ये मैंने दिया है, और यही होंगे, देखो डिजिट जितने होंगे ना 1 से लेके 6 तक ही होंगे, क्योंकि 6 ही फलके हैं। वो बात अलग है प्रतीक के रूप में फिर वो कुछ भी डाल दे, 16 17 18 डालेगा, लेकिन टोटल 6 ही। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, आपने यहाँ पे सर नोटिस किया होगा कि सर यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, सॉरी, आपने नोटिस किया हो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 फलके, तो सर ये जो 4 और 6 है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। 4 6 होंगे या 6 4 का होगा, ये आपको पता चल गया कि ये सर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम किस नियम का उपयोग करेंगे, उभय निष्ठता वाले नियम का उपयोग करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दे कुछ इस तरीके का, दिमाग आपका दही करने के लिए, आप नए नए हो, किताब आपने खोली हो, और आपसे कह दे कि बाबू चलो आप बताओ पासे के बारे में, तो आप कहोगे हमारे मास्टर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, कई दिनों तक तो मैं पासा नहीं बना पाता था शुरू में, जब मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सिंबल, आपको इसमें सिंबल दिख रहा है, एक प्लस का दिख रहा है, एक बराबर का दिख रहा है, एक @ दिख रहा है ना, एक रुपए का दिख रहा है। ठीक है, ये आपको 4 सिंबल टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक,
अब आपने यहाँ क्या नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा सर ये एट द रेट और ये एट द रेट, ये प्लस ये दो यहाँ कॉमन हो रहे, ये प्लस और एट द रेट यहाँ कॉमन हो रहे, मतलब रुपए के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। मतलब रुपए के विपरीत क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है, रुपए हमेशा देखो ऐसे बनाया करो आप लोग भी। ठीक है, इतने में ही रुपए लिख जाता है। क्लियर इतनी बातें। इसमें अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे बुक में, और आगे भी मैं अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। अभी बस नियम समझाने के लिए आपको ये बात बता दी। ठीक है, अब अंतिम नियम लिखो। तीसरा नियम क्या था, घूर्णन का नियम या चक्री नियम या ब्रह्मास्त्र का नियम। ठीक है, घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, यही आप लोग पढ़ते हो। अभी तक का जितना पढ़े थे ना वो मैंने आपको पढ़ाया, वैसे पढ़ते आप यहीं से हो सब कुछ। ठीक है, लिख लो। इसे ब्रह्मास्त्र का नियम भी कहते हैं। सभी प्रश्नों, अर्थात इसे ब्रह्मास्त्र का नियम कहते हैं, अर्थात सभी प्रश्नों का समाधान केवल इसी अकेले नियम से संभव है। ठीक है, अकेले नियम से संभव है। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है यदि पासे के चित्रों में केवल एक फलक का मतलब समझ रहे हो ना, 6 फलकों में एक फलक, हमें कितनी दिखती है, 3 फलकें। ठीक है, केवल एक फलक उभयनिष्ठ हो। अब जब फलक बोलता हूं तो उसके अंदर जो लिखा होगा, बना होगा, छपा होगा, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, चित्रों में केवल एक फलक उभयनिष्ठ हो, तब हम उस उभयनिष्ठ फलक के साथ दोनों चित्रों में घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर उत्तर ज्ञात करेंगे। मतलब ये क्या कहना चाहता है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा का मतलब ये है कि जैसे हमने ये घड़ी बनाई, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 12 लिखा, ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये हमने 6 लिख दिया। हालांकि गलत बना रहा हूँ, घड़ी सही बना देता हूँ। ये 12 हमने लिखा, ये हमने 3 लिखा, ये हमने 6 लिखा, ये 9 लिखा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 और ये 11। ये हमने जैसे यहाँ पे एक सुई ये बनाई और एक सुई ये बनाई, और ये जो हमारी टिक टिक वाली सुई है, ठीक है ना, जो ये टिक टिक वाली सुई है सेकंड वाली, ये ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है हमेशा, इसको बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर पासे के रूप में दिखाऊं तो मान लो आपको एक ऐसा पासा दिया जाए, ठीक है, ऐसा करके आपको पासा दिया जाए, ठीक है, ऐसे मान लो आपको पासा दे दिया गया। ठीक है, और इस पासे में आपको दिया गया 2 3 5 5 6 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो सर कॉमन है वो क्या है, सर 5 कॉमन है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, 5 के ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन है मतलब ऐसे जाएंगे, अरे इसका थोड़ा मतलब ऐसे घूमेंगे। ठीक है, यानी कि 5 के बाद कौन सा आएगा, 5 के बाद सर 3 आएगा। ठीक है,
3 के बाद कौन सा आएगा सर 2 आएगा, फिर ऐसे नीचे लाइन खींच दो। इसी तरह यहाँ पे कि सर जो 5 है 5 के बाद कौन सा आएगा 1 आएगा सर, 1 के बाद सर कौन सा आएगा सर 6 आएगा। तो हम ऐसे कर दिए। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सर ये बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 1 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, जो बच रहा है क्या बच रहा है 4 बच रहा है, तो हम कह देंगे कि 5 के विपरीत सर 4 होगा। और इसी नियम से अधिकांश प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम इसी नियम से कोशिश करेंगे कि अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि सर यहाँ पे जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ, क्या आपने नोटिस किया होगा, मतलब सबसे पहले अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो क्या नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा सर ये 2 और 5 हैं, ये सर 7 बना रहे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 बोला था, सर ये 6 और 1 हैं, यहाँ पे 7 बना रहे, मतलब ये क्या हो रहे, ये गैर मानक पास हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सन्निकट जो हैं वो 7 हैं। अगर विपरीत 7 होती या सन्निकट 7 ना होती तो हम कहते हैं मानक पासा है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने को लिख लो आप, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे आपने लिख लिया होगा, मैंने तो इरेज किया, लेकिन आप तो पीछे फॉरवर्ड करके भी सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है तो आपने ऐसे 5 लिखा, फिर यहाँ पे 5 के आगे 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, नीचे लाइन खींच दो, फिर 5 लिखो, फिर यहाँ पे कॉमन क्या है 1 है और यहाँ 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऐसे करके बना दो, लिख दो यहाँ पे विपरीत जोड़ियाँ। ठीक है, विपरीत जोड़ियाँ। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे कि 3 के विपरीत बताओ 1 के विपरीत, तो आप लिख दो, इसलिए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत सर 4 होगा, क्योंकि हमें पता है 6 ही होती हैं, और ये इसलिए का चिन्ह है, ऊपर एक बिंदी नीचे 2। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लिखो और देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। समझ में क्या है, तो आपको आता ही होगा पहले से सवाल। ठीक है, दिए गए चित्रों में 5 के विपरीत फलक क्या होगी, ए बी सी डी, 3 1 6 4। ठीक है, चित्र आपको दिया है कुछ इस तरीके का, मतलब ये सीधा चित्र है ना, मेरे से उल्टा बन रहा है, तिरछा बन रहा है, तो आप लेकिन सीधा बनाना। 2 5 3 6 3 1। ठीक है, आप इसको हल करो। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाला होगा। आपने क्या देखा होगा, सबसे पहले देखा होगा कि सर 2 + 5 ये 7 बना रहा है, और 6 + 1 बराबर ये 7 बना रहा, मतलब ये गैर मानक पासा है, तो ये तो चेक करना बेवकूफ़त है। फिर भी आपने फिर क्या यहाँ देखा होगा, कॉमन 2 5 3 6 3 1, मतलब एक कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन आया। ठीक है, तो 3 कॉमन आया, 3 के क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 3 हम ऐसे लिख देंगे, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 2 आएगा, ऐसे ही यहाँ पे घुमा दो, 3 के बाद क्या आएगा, 3 नीचे भी लिखो 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया। अब जब आपने लिख लिया, आपसे पूछा क्या 5 के विपरीत बताइए, तो सर हमने आंसर देखा 5 के विपरीत 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि सर 5 के विपरीत क्या आएगा 6 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख लो 5 के विपरीत 6 होगा। क्लियर, तो ऐसे आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन लिखो, दिए गए चित्रों में सी के विपरीत क्या होगा। हालांकि अभी मैंने आपको सवाल ये अलग कराया था, लेकिन अब आप इसको उस तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ई एफ डी ए, ए बी सी,
बी डी एफ। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सबसे पहला दिमाग में क्या होगा कि सर आपने बोला था कि प्रतीक हों या अक्षर हों या शब्द हों वो गैर मानक कहलाते हैं, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे बस ये चेक किया होगा कॉमन एक कौन सा आ रहा है। आपने देखा यहाँ बी कॉमन, यहाँ बी कॉमन, तो आपने लिख दिया होगा बी ऐसे करके और बी नीचे। अब क्लॉकवाइज घुमाया तो बी के बाद यहाँ क्या आया, सी आया, सी के बाद क्या आया, ए आया। अरे भाई कहाँ ये लिख रहा हूँ, ए आ गया। ठीक है, इधर आपने घुमाया इधर तो बी के बाद क्या आया, एफ आ गया, एफ के बाद क्या आ गया सर, डी आ गया। ठीक है, तो अब जब एफ के बाद जब डी आ गया तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सी के विपरीत बताओ। तो सर सी के विपरीत क्या है, एफ है, तो सी के विपरीत हमारा आंसर आ गया। वरना पहले वाले नियम से तो आ ही जाता है ना कि एक उभयनिष्ठ हो तो जो बाकी के वो फलक हैं वो उसके क्या होंगे, सॉरी, मतलब मैंने आपको जो नियम लिखाया था उसमें आपको मैंने क्या लिखाया था कि जो अगर एक कॉमन होता है तो उसके विपरीत नहीं होता, मतलब बी के विपरीत क्या नहीं होगा, बी के विपरीत एफ नहीं होगा, डी नहीं होगा, है ना, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको बी ही निकालना है सॉरी, बी के अलावा निकालना है किसी को, तो ये नियम लगाएंगे। अगर बी ही निकालना होता तो हम बता देते कि सर ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अंतर समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो पहला जो हमने टाइप पढ़ा था निकटतम वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो निकटतम में कॉमन है, ठीक है, दो अगर कॉमन आ रहे हैं दोनों उस पे एक कॉमन कोई आ रहा है तो जो उसकी सम्मुख फल सॉरी सन्निकट जो फलके हैं, आसपास की जो फलके हैं, निकटतम जो फलके हैं वो उसके विपरीत कभी नहीं होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर उस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, उसके अलावा क्वेश्चन को पूछेगा कि सी के विपरीत क्या होगा। अगर यहाँ पे बी को पूछता कि बी के विपरीत क्या होगा तो फिर हम पहले वाले नियम का यूज करते और पहले वाले नियम के अनुसार हम क्या करते, ए को हटाते पहले। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते कि सर सी यहाँ पे है तो दिखता कि ऑप्शन में सी तो है ही नहीं, फिर हम क्या हटाते, डी को हटाते, डी के बाद हम क्या करते, एफ को हटाते, एफ हटाने के बाद पता चलता सर ई बच रहा है केवल, तो ई हो सकता है ना। तो ये वहाँ तब लगता है अगर उसी को दे के उसी को पूछे, पहला नियम, ठीक है, और उसी को दे के दूसरे को पूछे तो यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे बताना यहाँ पे ज़रूरी था। क्लियर इतनी बातें, तो आपने इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। लिख लो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई ताकि आप उलझो ना कि कौन सा नियम कहाँ पे हम लगाएंगे, है ना। फिर आप कहोगे कि फिर नियम, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा पढ़ाया क्यों जब यही ब्रह्मास्त्र था, तो इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। लिखो, उभयनिष्ठ के ही उभयनिष्ठ के ही विपरीत प्रश्न में पूछे तब तो पहला नियम या कहें निकटतम का नियम ही उपयोग करेंगे। लेकिन यदि अन्य कुछ पूछे उभयनिष्ठ के अलावा तब हम तीसरा नियम या उभयनिष्ठता का नियम उपयोग करेंगे। समझ गए, मतलब अगर वही एज इट इज पूछ रहा है तो पहला नियम, उसके अलावा पूछ रहा है तो हम तीसरे नियम का उपयोग करेंगे। ठीक, इतनी बातें। चलिए देते हैं आपको एक सवाल, चित्र बनाओ और बस आंसर आपको निकालना है। सी के विपरीत कौन सी फलक होगी,
लिख लो पूरा सवाल, है ना। दिए गए दो पासों के चित्रों में सी के विपरीत कौन सी फलक होगी। हाँ, जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट लेट ही सही क्लास। ऐसे आपको दो पास से ए बी सी सी डी ई, ठीक है, सी डी ई। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए कि सर सी के विपरीत कौन सी फलक। अरे भाई, इसमें भी ए बी सी डी ऐसे अगर लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, ए बी ई एफ, ठीक है। आपको ये दिया, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपने क्या देखा होगा, आपने एक चीज़ देखी होगी, सर यहाँ पे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है सी के विपरीत बताओ, और यहाँ पर कॉमन क्या है, सी ही कॉमन है, तो हम कौन सा नियम यूज करेंगे, पहला नियम। मतलब जिसका कॉमन है वही पूछे तो पहला नियम। अब पहला नियम क्या कहता है कि जो भी साइड की फलकें हैं, जो आसपास की सन्निकट फलकें हैं, उनमें से कोई विपरीत नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ए और बी यहाँ पे साथ की फलकें या सन्निकट हैं, तो ए बी क्या होगा, विपरीत नहीं होगा, तो ए और बी विपरीत नहीं होगा। यहाँ डी और ई है तो यहाँ ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हो कि सी के विपरीत एफ होगा पहले नियम से, ठीक है। इसलिए मैंने पहला नियम आपको कराया था। बाकी आप रोटेशनल बेस निकालोगे तो भी वही आएगा, है ना। मान लो सी का आपने रोटेशनल निकाला, बी आया, फिर यहाँ ए आया, यहाँ सी का निकाला, ई आया, और यहाँ पे डी आया, ये ऐसे रोटेशन हो गया। तो ए के विपरीत डी हो गया, बी के विपरीत ई हो गया, तो सी के विपरीत क्या होगा, एफ। लेकिन बात क्या है ना, हम ये नहीं जान सकते ना कि उसने सी के विपरीत एफ ही लिखा होगा। हम तो एक दो तीन अंकों में जान सकते हैं। तो अगर लॉजिकल सोचा जाए तो ये गलत है कि सी के विपरीत एफ होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सही निकलेगा, ठीक है। तो मान लो ऑप्शन अगर दे दे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर यूपीएससी सपोज करो ऐसा क्वेश्चन बना दे, ए बी और यहाँ पे दे दे एफ, ठीक है, और नीचे दे दे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक, तो ये दोनों 50-50 के चांस हो जाएंगे। क्योंकि ये तो हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम पहला नियम तो ये कहता है ना कि विपरीत क्या होगा हमें नहीं पता, साइड की फलकों का नहीं होगा, उस हिसाब से चौथा सही हो जाएगा, और तीसरे नियम के हिसाब से तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये फिर 50-50 में चला जाएगा यूपीएससी में। तो यूपीएससी कोशिश करेगी ऐसा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन ना दे। अब आपके मन में आया होगा कुछ बच्चों के, हम फिर कौन सा लगा के आएंगे आंसर, आप चौथा लगा के आना ना नियम में, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। वैसे देगा नहीं, लेकिन फिर भी चौथा लगा के आना, निकटतम। कोई दिक्कत हो कोर्ट केस कर देना, जीत जाओगे आप, कि सर निकटतम का नियम तो यही कहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखो, एक दो क्वेश्चन और बचे फिर आपकी ये क्लास हो जाएगी। दिए गए दो पासे के चित्रों में 4 के विपरीत कौन सी फलक होगी या सतह होगी। विपरीत की जगह यहाँ पे लिख लो सम्मुख, ए बी सी डी, 2 4 6 5, ठीक है। आपको चित्र दिया है, पाँच 2 6, ठीक है। अब आपको हल करना है। तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपने सबसे पहले ये माइंड में आया होगा,
है ना, कि सर ये तो तीसरे नियम से हल होगा। क्यों? क्योंकि 4 के विपरीत पूछा है, जबकि कॉमन यहाँ पे क्या है 5, तो जो कॉमन है उसके अलावा पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा। और तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? रोटेशन कर दो। तो हमने 5 देखा यहाँ पे, यहाँ 5 देखा, 5 को रोटेशन करेंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इधर रोटेशन करेंगे तो 6 आएगा, 2 आएगा। तो हमें पता चल गया सर 4 के विपरीत क्या हुआ? 4 के विपरीत सर 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे आंसर निकाल दोगे। तो ये तो हो गए 2 डाइस के क्वेश्चन। अब मान लो आपको अगर 3 डाइस का क्वेश्चन दे दे, वो इससे भी सरल होता है। ठीक है, लिखो दिए गए, अब देखो चाहे 3 का है चाहे 30 का है ना, आप तीनों नियम में से कोई भी लगा लोगे, आंसर आपका आएगा। ठीक है, दिए, मैं दिखाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, तीनों नियम से आंसर। दिए गए 3 पासों के चित्रों को देखकर बताएं कि फलक 6 के विपरीत या सम्मुख, डबल माँ है, कौन सी फलक होगी। ठीक है, 6 के विपरीत कौन सी फलक होगी? A B C D, 1 2 4 3। ठीक है, हल आपके पास चित्र आए, मतलब 3 पासे के। पहले ध्यान से इसको देखो, है ना। मुझे तो पता है आप में से अधिकांश बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ जादू। एक 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है, ये आपको 3 डाइस मिलते हैं। नीचे नंबर भी लिखा होता है कई बार, 1 2 3 डाइस करके नंबर लिखा होता है ऐसे। ठीक है, आपको 3 डाइस मिलते हैं। आपको क्या करना है, पूछा है 6 के विपरीत, तो हम 6 के विपरीत तो बताएंगे ही बताएंगे। मैं यहाँ कुछ चीज़ें पहले सिखा दूँ आपको, ठीक, कि आप इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उन तीनों नियम का कैसे आप यहाँ पे सदुपयोग कर सकते हो। ठीक है, मतलब उन तीनों नियम का सदुपयोग कैसे करोगे। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ इन चित्रों को। एक चीज़ नोटिस किए कि पहले चित्र में और दूसरे चित्र में एक चीज़ क्या कॉमन है दूसरे नियम की, कि सर तीसरा और चौथा, सर तीसरा और चौथा, मतलब यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है कि अगर 2 कॉमन हो तो बाकी का जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। एक तो ये नियम बता रहा है आपको। मान लो अगर आपसे पूछ लेता कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम पहले और दूसरे से ही सॉल्व करके बता देते कि 1 के विपरीत सर 5 होगा। एक तो ये आपका नियम यहाँ आ गया। ठीक, अब आप इसको इरेज करो, है ना, मतलब आप सॉल्व लिख लो इस चीज़ को, है ना। मैं इरेज कर दूंगा बार बार क्योंकि मुझे नई चीज़ें को सिखानी है। अब यहाँ देखो आप 1 3 4 4 5 6, मतलब यहाँ पे केवल एक कॉमन है 4। अगर पूछता कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम कह देते सर ना तो 1 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 6 होगा। तो हम ये बता देते, ठीक है, कि ये 4 के विपरीत यहाँ पे नहीं होगा, बाकी चाहे जो हो 4 के विपरीत। क्लियर, ये बातें समझ गए। अब फिर से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4 और 5 कॉमन है, यहाँ 4 5 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या होगा सर? 3 के विपरीत सर 6 होगा। क्लियर, ये नियम क्लियर हो रहा है ना, कि 2 कॉमन हो तो शेष जो फलक बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो वैसे तो यहाँ से ये आंसर आ गया कि 6 के विपरीत 3 फलक होगी। ठीक है, तो ये आंसर भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये बस याद करने के लिए याद रखो, सरल तरीका वही है कि ब्रह्मास्त्र का ही नियम यहाँ पे लगा दो, है ना। ब्रह्मास्त्र मतलब घूर्णन का नियम लगा दो। और यहाँ घूर्णन का नियम लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि कोई एक कॉमन आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 2 कॉमन है, तो ये हम दूसरा चित्र यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम केवल पहले और तीसरे को यूज करेंगे। तो एक कॉमन देखेंगे क्या होगा, 4 सर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ। अब क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ घुमा दिया सर 6 हो गया, 5 हो गया, तो 6 के विपरीत सर 3 हो गया।
आंसर आ गया। ठीक है, चित्र चाहे आपको 2 दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, कितने भी आपको चित्र दे, आपको आंसर 2 से ही निकालना है, किन्हीं भी 2 को पकड़ के। ठीक है, अगर 2 से नहीं आता है तो फिर बाकी 2 को लो। मान लो अगर 1 3 से ना होता तो 2 3 से होता, है ना। होगा किसी न किसी से क्वेश्चन सॉल्व, और अगर नहीं होगा तो फिर आंसर आ जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब मान लो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको बना के दे दिया, ऐसे लिख लो, इसको क्वेश्चन के रूप में मत लिखना। ठीक है, 1 5 3, ये 3 2 6, है ना। और आपसे पूछे कि सर 5 के विपरीत क्या होगा, रुको रुको रुको, यहाँ पे इसको लिखो, नहीं नहीं ठीक, लिख लो, चाहे दिए गए 2 पासे के चित्रों में 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी, कौन सी फलक होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस मतलब ABCD 2 3 6 4, ठीक। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हल करके। तो हल करोगे तो क्या होगा, सिंपल से आप यहाँ पे आंसर आप निकालोगे। सिंपल में कैसे, सिंपल में आपने यहाँ पे देखा कि सर ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6, मतलब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा, तो 3 कॉमन आ रहा, हमने 3 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया। अब 3 को रोटेशन कर दो, 5 आएगा सर 1 आएगा, यहाँ रोटेशन कर दिया सर 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो 5 के विपरीत सर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हम कह देंगे कि सर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही गड़बड़ किए हो गए आप सब। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मैंने आपको क्या एक चीज़ सिखाई थी, शुरू से हर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ 2 पासों में। क्या करके दिखा रहा हूँ आपको, कि पहले ये चेक करके आपको बताता हूँ कि ये मानक है कि मानक नहीं है। तो यहाँ आपने क्यों नहीं किया, और यही यूपीएससी आपको फंसाती है। इसलिए इतनी देर से मैं चाह रहा था, वो आप किए होगे ना बचपन में, कौवा उड़ा, चींटी उड़ी, है ना, बरगद उड़ा, वही मैं कर रहा था। जितने उड़ने वाले पक्षी थे वो सब उड़ा रहा था, और जब सब उड़ा दिया, देखा कि अब आपका माइंड उड़ने वाले पे ही फोकस है, तब मैंने नीचे दे दिया कि चींटी उड़ी, तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये चींटी भी उड़ गई, और आपने उड़ा दिया। ठीक है, आप बाबू देखो इस क्वेश्चन को, पासे को देखो, क्या देख रहे हो आप कि सर ये 2 फलकें जोड़ रहे हैं तो 1 और 5 6 हो रही हैं, ये 2 जोड़ रहे हैं सर 1 और 3 4 हो रही हैं, ये 2 जोड़ रहे हैं सर 5 3 8 हो रही हैं, मतलब ये 7 नहीं हो रही हैं। और जब ये 7 नहीं हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि सर ये मानक पासा है। क्यों? क्योंकि गैर मानक पासा की परिभाषा होती है कि सन्निकट की जो हो वो 7 हो, विपरीत कुछ भी हो, और मानक की क्या है कि उनकी सन्निकट की 7 ना हो। ठीक है, तो सन्निकट की यहाँ 7 नहीं हो रही। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा, 3 2 5 हो रहा, यहाँ 3 और 6 क्या हो रहा, 9 हो रहा, और 6 और 2 यहाँ पे क्या हो रहा, 8 हो रहा। तो ये भी सन्निकट के मतलब 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, मानक पासा। अब जब ये मानक पासा हो गया तो फिर हमको क्या पता है, मानक पासा क्या कहता है, उसमें तो सब कुछ फिक्स होता है कि उनके विपरीत का क्या होगा, जोड़ जो होगा वो 7 होगा, है ना। तो विपरीत का जब जोड़ 7 होगा तो मानक पासे में हमेशा एक नियम फिक्स है कि जो पहला दूसरा तीसरा है उनके विपरीत 6 5 4 ही होगा। मतलब 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा कि सर 5 के विपरीत यहाँ पे आंसर हमारा 2 आएगा। हमारा आंसर 2 ना कि 6। समझ गए? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अच्छा मजाक कर दिया हमारे साथ। मतलब आप ये सोच रहे होंगे ना, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अभी तक 1.5 घंटे 2 घंटे से जो ये मास्टर पढ़ा रहा
निकटतम का नियम, गैर मानक पासा, मानक पासा। और जब उभयनिष्ठता सॉरी जब घूर्णन के नियम से ही सब होना था तो क्यों करा रहा था ये सब। तो इसीलिए मैंने आपको नियम लिखाए थे। सोचो ऐसा सरप्राइज यूपीएससी आपको दे दी एग्जाम हॉल में, आपको तो लगेगा ना कि यार 2 क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन ये सही करके आए, ये तो पक्का सही है। और मेरे जैसा कोई अध्यापक आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आपके तो तोते उड़ जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी पासे का क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लो पासे का क्वेश्चन सॉल्व करने, पासे के प्रश्न को हल करने का प्रोसेस, ठीक है। पहला चेक करो कि मानक पासा है या साधारण पासा। दूसरा, तीनों नियम लगाओ। तीसरा, जब ना लगे तब ब्रह्मास्त्र। भाई ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब होता है, तब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र थे, दिव्यास्त्र जिनको बोलते हैं। अर्जुन ने किसी के ऊपर उनका इस्तेमाल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी जो उनके सामने विरोधी थे वो इतने योग्य थे नहीं, तो उन्होंने उसका यूज नहीं किया, उसको वेस्ट नहीं किया। और जब कर्ण उनके सामने आया तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो विरोधी है, ये जो प्रतिद्वंदी है, ये दिव्यास्त्रों के योग्य है, तो इसके सामने दिव्यास्त्र चलाओ। तो वही आपको करना है। पहले कोशिश करो तीनों नियम में, अगर शुरू के 2 नियम से क्वेश्चन हो रहा कर लो, और नहीं हो रहा तब हम तीसरा नियम लगाएंगे, या 2 शुरू के नियम से करके देखो और तीसरे नियम से अपना आंसर रीचेक कर लो, है ना, तो आपका आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन एक कर लो आज की क्लास का, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बताएंगे। दिए गए 2 पासे के चित्रों में, एक काम करना, ये जो मैंने पढ़ाया था ना, ये मतलब जो क्वेश्चन मैंने लिखाया आपको, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने यहाँ पे जो सॉल्व कराया ना, तो इसको यहाँ पे ये कर लेना, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना है ना, यहाँ लिख लेना गलत तरीका, गलत तरीका, ताकि याद रहे। नहीं तो कुछ बच्चे तो आपकी जब रफ कॉपी देखेंगे उनको लगेगा यही सही था। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त को ये फेंकना आज क्वेश्चन, है ना, देखना फिर वो अपना दिखाएगा भौकाल आपको, देखना वो ऐसे ही करेगा, रोड अरे ये बिल्कुल सरल सवाल, और कर देगा ऐसे ही। फिर आप बताना उसको कि हमारे मास्टर ने कहा था कि फेंक के एक बार मारना सामने वाले को। दिए गए 2 पासों के चित्रों में एट द रेट के विपरीत, एट द रेट के विपरीत कौन सी फलक होगी, कौन सी फलक होगी। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। बराबर, त्रिभुज, सर्कल, इनमें से कोई नहीं। आपको चित्र ये है आपके सामने, बराबर, त्रिभुज, सर्कल, सर्कल, त्रिभुज, एट द रेट, हल। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया उनका आंसर आ गया होगा।
कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है और लिख दिया हो कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन को? पहली बात आपके दिमाग में आ गया सर ये प्रतीक है, रंग है, नाम है, कुछ भी होगा वो सब गैर मानक होंगे, तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आपने देखा पूछा है एट द रेट के बारे में, तो यहाँ हमने देखा ये एट द रेट है। ठीक, खैर एट द रेट की बात हम बाद में करेंगे, हम चेक करेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं कि सर यहाँ त्रिभुज भी कॉमन है और यहाँ पे सर सर्कल भी कॉमन है। मतलब हमको क्या पता चला कि सर यहाँ त्रिभुज और सर्कल दोनों में कॉमन है। तो जब ये दो फलकें कॉमन होंगी तो हमने एक नियम पढ़ा था सर, दूसरा नियम, कि जो बाकी की शेष फलकें हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब बराबर के विपरीत क्या होगा? एट द रेट होगा, यानी कि एट द रेट के विपरीत क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये नियम पढ़ा था, अब इस नियम से आप सॉल्व कर सकते हो आंसर। वरना फिर वही बात है, कुछ बच्चे इसको रोटेशन करते, रोटेशन हो ही ना पाता, पहली बात छोड़ देते, क्वेश्चन लगा देते डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है है ना, सही बात है। अगर आपने सिर्फ एक नियम पढ़ा होता घूर्णन का नियम, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करते, छोड़ देते, बोलते कि सर इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ दो कॉमन आए वहाँ पे कौन सा नियम लगता है? दूसरा नियम लगता है। जहाँ एक कॉमन आए निकटतम का, जहाँ एक कॉमन आए लेकिन उस कॉमन के अलावा कुछ पूछे तो तीसरा नियम। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। तो इस तरीके से आज की हमने क्लास कंप्लीट की। अब हमारी एक लास्ट क्लास बची है और उस लास्ट क्लास में इसके अलावा पढ़ेंगे चीज़ें। इसके अलावा मतलब वही बात जो प्रायिकता को लेकर पढ़ी थी कि अगर 3 मानक पासों को ज़मीन पर फेंका जाए, वहाँ मानक के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मानक यहाँ आपने पढ़ लिया है कि मानक की मेन परिभाषा क्या होती है। मानक की परिभाषा होती है अपोजिट साथ हो, आसपास का साथ ना हो। ठीक है, गैर मानक आसपास का साथ हो, अपोजिट कुछ भी हो। ठीक, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि 3 मानक पासों को अगर फेंका जाता है, ऊपर की सतह पर उनका योग अगर 15 आए, 14 आए, 21 आए, तो नीचे की सतह पर क्या आएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो उनको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ओपन डाइस को लेकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, और फिर 1-2 फैक्ट और देख के अपनी क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास तब पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। प्रैक्टिस सीट आपको इस क्लास के बाद जो एक और क्लास हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, आप में से जो बच्चे 1 साल बाद 15 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मांग सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।